एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कक्षा 12वीं के पहले अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां के चौथे और आखिरी पार्ट में। पिछले 3 भागों में हमने चर्चा की थी पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल, आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता, निर्वाह यानी जीवन यापन के तरीके, मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, मोहरे, लिपि तथा बाट, प्राचीन सत्ता और अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। आज भाग 4 में हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत और उसकी खोज के बारे में। जब भी हम कोई चर्चा करते हैं तो हर चर्चा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आज की चर्चा का उद्देश्य है नए आंकड़े सभ्यता के मौजूदा सिद्धांत के संशोधन का कारण बन सकते हैं और पुरातात्विक रिपोर्ट बनाने के विभिन्न चरण। जिस हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी तक हमने जाना और वर्तमान युग के साथ बहुत सारी उसमें समानताएं भी देखने को मिली। खासकर सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये जानकर के होता है कि आज से 4,500 वर्ष पूर्व इतनी उन्नत और नगरीय सभ्यता अस्तित्व में रही। लेकिन इससे और भी अधिक आश्चर्य तब होता है जब हम इस सभ्यता का अंत देखते हैं। ऐसे सबूत मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में पड़ने वाला रेगिस्तानी इलाका और भारत के राजस्थान के इलाके जैसे क्षेत्रों में ज्यादातर विकसित हड़प्पा स्थल अचानक से त्याग दिए गए। और यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र के अंदर 3 एरो लगे हैं जो दर्शा रहे हैं कि चोलिस्तान से धीरे धीरे बस्तियां खत्म होकर के आज के गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने लगती हैं। यानी नई बस्तियों की आबादी इन क्षेत्रों में बढ़ने लगती है। 1900 ईसा पूर्व के बाद भी कुछ उत्तर हड़प्पा क्षेत्र अस्तित्व में रहे। उत्तर हड़प्पा यानी अनुवर्ती संस्कृति मतलब विकसित हड़प्पा के बाद का काल। यहाँ कुछ भौतिक संस्कृति में आए बदलाव के आधार पर हम इसे उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा काल भी कहते हैं। ऐसे कौन से भौतिक बदलाव हुए? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ कारण दर्शाए गए हैं जिनके आधार पर यह कहा गया कि यह उत्तर हड़प्पा काल से जुड़ी हुई सभ्यता होगी। विकसित हड़प्पा काल के एक समान बाट, विशिष्ट मनके और मोहरें इस काल में खत्म हो गई। इसके साथ ही साथ लेखन और लंबी दूरी का व्यापार भी, साथ ही साथ जो शिल्प विशेषज्ञता विकसित हड़प्पा काल में देखने को मिलती है वह भी खत्म हो गई। थोड़ी बहुत वस्तुएं स्थानीय स्तर पर निर्माण की जाती थी, लेकिन वो भी स्थानीय उपयोग के लिए ही। उसी के लिए थोड़ा माल भी प्रयोग में लाया जाने लगा। यानी कि जो हम मगान, दिलमुन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के संग लंबी दूरी का हड़प्पा वासियों का व्यापार देखते थे, वह अब समाप्त प्राय था। जिस नियोजित आवास निर्माण की तकनीक विकसित हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है उसका पतन हुआ और बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं जैसे माल गोदाम, विशाल स्नानागार, इनका निर्माण भी बंद हो गया। कुल मिलाकर एक शहरी सभ्यता की जगह एक ग्रामीण जीवन शैली दिखाई देने लगी। इन संस्कृतियों को कहा गया उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति। एकदम से नगरीय सभ्यता की जगह ग्रामीण जीवन शैली का आना यह संकेत करता है कि एक बड़ी सभ्यता का अंत हो गया। ये परिवर्तन कैसे हुए? इस बारे में इतिहासकारों ने कोई एक कारण ना दे करके इस सभ्यता के पतन के कई कारण बताए हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन,
इस जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण जंगलों की कटाई है, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी सटीक बैठती है। एक और कारण बताया गया, बहुत अधिक बाढ़ का आना या नदियों का सूख जाना, या अचानक से नदियों का अपना रास्ता बदल लेना, और रास्ता बदलने से भी बाढ़ आती है और जनजीवन की तबाही होती है। एक और कारण बताया गया, और वो है भूमि का अत्यधिक उपयोग। आज के संदर्भ में भी अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो कई प्राकृतिक आपदाओं का कारण आज भी जंगलों की कटाई या जमीन का अत्यधिक दोहन है। फिर कुछ बस्तियों के संदर्भ में अगर हम ये कारण देखें तो सही लगते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या इन कारणों के आधार पर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि जिस एकीकरण के तत्व की हम बात कर रहे थे, एकीकरण के तत्व यानी एक जैसे बर्तन, समान अनुपात की ईंटें, शहरों का नियोजन जो हम विकसित हड़प्पा में हमें दिखाई देता है, वह एकीकरण के तत्व शायद खत्म हो गए थे, क्योंकि एक जैसी मोहरें, लिपि, विशिष्ट मनके, बर्तन और मानकीकृत बाट प्रणाली, इन सब की जगह स्थानीय बाटों ने ले ली, और एक समान अनुपात की ईंटें भी अब दिखाई नहीं देती थी। शहरों के पतन और अचानक से त्याग दिए जाने वाले परिवर्तनों से इस बात को और अधिक बल मिलता है, और दोबारा से नए शहरों के विकास के लिए इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप को एक सहस्त्राब्दी से भी ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा जब महाजनपदों का विकास हुआ। इस पूरी सभ्यता के पतन के कारणों का पुरातत्वविदों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। जैसे जॉन मार्शल ने अपनी किताब मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जो 1931 में प्रकाशित हुई, उसमें कुछ सबूतों के आधार पर उन्होंने इस सभ्यता के पतन का कारण बताया एक आक्रमण, यानी आर्यों के आक्रमण को बताया। मोहनजोदाड़ो, जैसा कि नाम का अर्थ है मृतकों का टीला, इसीलिए ये नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक डेड मैन लेन यानी एक संकरी गली मिली है। ये गली जिस बिंदु पर पश्चिम की ओर मुड़ती है, वहाँ 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग, एक व्यक्ति यानी एडल्ट की छाती और हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली हैं। जाहिर है 4,500 वर्ष पुरानी सभ्यता की जब हम बात कर रहे हैं तो यह हड्डियां भुरभुरी अवस्था में ही मिलेंगी। ये धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े मिले। 1925 में मोहनजोदाड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषण पहने हुए मिले। आभूषण पहने हुए मिले मतलब यह है कि उन्होंने मृत्यु के समय ये पहन रखे होंगे, और मोहनजोदाड़ो नाम इस स्थल का इन्हीं सब की वजह से पड़ा है, यानी मृतकों का टीला। और इन सबूतों के आधार पर जॉन मार्शल ने कहा कि इस सभ्यता के अंत का कारण दुश्मन का आक्रमण हो सकता है। एक और पुरातत्वविद R.E.M. व्हीलर ने भी सभ्यता के अंत का कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। व्हीलर का लेख हड़प्पा 1946 नाम से एंशिएंट इंडिया जर्नल में 1947 में छपा था, जिसमें उन्होंने कुछ सबूतों के आधार पर प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साथ जोड़कर देखने की इसको कोशिश की। इस लेख में उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है, और पुर का अर्थ है प्राचीन किला या गढ़, और आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर यानी गढ़ विध्वंसक यानी गढ़ों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह दुर्ग कौन से थे, यानी ये किले कौन से थे? हड़प्पा की खुदाई से पता लगा कि यहाँ पर आर्यों से अलग यानी अनार्य प्रकार की एक
बहुत विकसित सभ्यता थी, जहां पर विशाल किलेबंदियां की गई थी। ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी कारणों और आर्थिक या राजनीतिक पतन ने इसे कमजोर किया हो, लेकिन अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर या बड़े पैमाने पर हुए विनाश ने इस सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये केवल संयोग नहीं हो सकता कि मोहनजोदाड़ो के अंतिम चरण में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था, और इन परिस्थितिकी साक्ष्यों यानी सबूतों के आधार पर R.E.M. व्हीलर ने आर्यों के देवता इंद्र को इसके लिए दोषी माना है। लेकिन 1960 के दशक में G.F. डेल्स नामक पुरातत्वविद ने तथ्यों का दोबारा से निरीक्षण किया, जिसके कारण पहले की व्याख्या में कुछ परिवर्तन आ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो में हुए जनसंहार के सबूतों पर सवाल उठाए और कहा कि मोहनजोदाड़ो में मिले सभी अस्थिपंजर एक ही समय से संबंधित नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से जनसंहार के संकेत मिलते हैं, पर ज्यादातर अस्थियां जिस संदर्भ में मिली हैं उससे ये पता लगता है कि ये बहुत ही लापरवाही या श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंधित विनाश का कोई भी स्तर नहीं मिलता है, ना व्यापक अग्निकांड के चिन्ह हैं। यदि आक्रमण कारण था तो चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव भी तो मिलने चाहिए, वो नहीं मिले। और दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, वहां से भी अंतिम आत्मरक्षा के कोई भी सबूत नहीं मिले। इससे पता लगता है कि जब तथ्यों का सावधानी पूर्वक दोबारा से निरीक्षण किया जाता है तो कभी-कभी पहले की व्याख्या में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, उसमें एक बात तो पक्की है कि पुरातत्वविदों ने केवल भौतिक सबूतों के आधार पर एक बेहद आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को जोड़कर सामने रखा है। लेकिन एक और बात उठती है कि पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता की खोज कैसे की? जब हड़प्पा सभ्यता के सारे शहर नष्ट हो गए, हजारों साल पहले की बात है, लोग इनके बारे में भूल गए, और हजारों वर्षों के बाद जब दोबारा लोगों ने इन जगहों पर रहना शुरू किया, कभी कभी ऐसा होता था, बाढ़ आई, मिट्टी का कटाव हुआ, या खेत को जोत रहे हैं तो अचानक से जमीन के अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आती जो प्राचीन होने के साथ साथ कुछ अजीब सी, अपरिचित सी लगती। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई शुरू करवाई। लेकिन यही बात उठती है कनिंघम के भ्रम की। उस समय में पुरातत्वविद अपनी खोजों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे और उसको ज़्यादा सटीक भी मानते थे, और उस पर मेजर कनिंघम की मुख्य रुचि भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईस्वी के इतिहास या उसके बाद के कालों को जानने में थी। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ चार्ट में भी देख सकते हैं, कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने शुरुआती बस्तियों की पहचान के लिए 4ठी से 7वीं ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों जैसे फाहियान, इनके द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया है। और कनिंघम को अपनी खोजों के दौरान जो भी अभिलेख मिले उनको उसने इकट्ठा किया, उनको समझने की कोशिश की, उनका अनुवाद करवाया। खुदाई के समय वह ऐसी ही प्राचीन वस्तुओं को खोजने की कोशिश करते जो उनके हिसाब से सांस्कृतिक महत्व की थीं।
और कनिंघम अपनी एक विशेष काल में रुचि के कारण हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। क्यों? क्योंकि यह सभ्यता चीनी तीर्थयात्रियों के भारतीय उपमहाद्वीप में आने से भी बहुत पहले की थी। हालांकि हड़प्पा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी-कभी मिलती थीं और वो कनिंघम तक पहुंची भी, लेकिन कनिंघम समझ ही नहीं पाए कि यह कितनी प्राचीन है। क्यों? क्योंकि उनके अन्वेषण काल के ढांचे में ये वस्तुएं फिट नहीं बैठती थीं। आप यहां चित्र में देख सकते हैं कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया रेखा चित्र। लेकिन कनिंघम इसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने की कोशिश कर रहे थे जिस कालखंड से वो परिचित थे, क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी ऐसा मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत ही गंगा की घाटी में विकसित हुए शहरों के साथ हुई है। और इसी अवधारणा के चलते कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। आगे चलकर 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी, जैसा कि आप यहां चित्र में देख सकते हैं, दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो अब तक जाने गए ऐतिहासिक स्थलों से बहुत प्राचीन थी और अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। दयाराम साहनी जी की तरह ही एक और पुरातत्वविद हुए राखाल दास बनर्जी। उनका भी चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। राखाल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने हड़प्पा से मिलती जुलती मोहरें मोहनजोदाड़ो से भी खोज निकाली, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि ये दोनों प्राचीन स्थल किसी एक ही संस्कृति के भाग थे। और इन खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक नई सभ्यता की खोज यानी सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। एस.एन. राव ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे उन्होंने 3000 साल पीछे इसको छोड़ा है। और यहां यह भी पता लगा कि जो मेसोपोटामिया के पुरास्थलों से खुदाई के दौरान कुछ अपरिचित सी न पहचाने जाने वाली मोहरें मिली हैं, वह हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह है कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। सर जॉन मार्शल का कार्यकाल एक और कारण से भी उल्लेखनीय था, क्योंकि भारत में काम करने वाले वह पहले प्रोफेशनल यानी पेशेवर पुरातत्वविद थे, क्योंकि यहाँ से पहले वह यूनान और क्रीट में खोजें कर चुके थे और उस अनुभव के साथ भारत आए थे। कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर साथ साथ उनके अंदर रोजमर्रा के जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। सर जॉन मार्शल ने खुदाई के तरीके में परिवर्तन किया। यहां आप चित्र को जरा ध्यान से देखिए। यह एक टीला जैसा है, यानी पुरातात्विक पुरास्थल। पुरातात्विक पुरास्थल यानी जो पुरा यानी प्राचीन, पुरातात्विक पुरास्थल चीजों और संरचनाओं के निर्माण प्रयोग और उनके त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही जगह पर लगातार रहते हैं और उस जमीन का लगातार उपयोग और पुनः प्रयोग होता है, तब घरों के मलबे का निर्माण हो जाता है या वो कुछ ऊंचा उठ जाता है। इसे टीला कहा जाता है। उस जगह को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए त्याग दिए जाने से कुछ भौगोलिक परिस्थितियां बनती हैं, जैसे हवा और पानी की गतिविधियों के कारण जमीन के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, यानी उस टीले के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। और इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। यह स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिलने वाली प्राचीन चीजों के संदर्भ में
अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्तर A, B, C और D देख रहे हैं। ये चारों स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिलने वाली चीजों की वजह से ही अलग अलग हैं। जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, उनकी पहचान इन लक्षणों के अभाव से की जाती है। सबसे निचला स्तर सबसे प्राचीन, जैसा यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, सबसे निचला स्तर D दिखाई दे रहा है, तो वो सबसे प्राचीन है। और सबसे नवीन स्तर है A, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। इन टीलों में मिली पुरावस्तुओं को एक खास सांस्कृतिक कालखंड से संबंधित किया जा सकता है, जिससे पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। यानी जितनी चीजें डी स्तर पर मिली हैं वह एक ही सांस्कृतिक कालखंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, डी, सी, बी या ए स्तर हमेशा क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल नहीं है। और मार्शल ने समान परिमाण वाली इकाइयों के साथ खुदाई करने का प्रयास किया है। इससे अलग अलग स्तरों से संबंधित होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सारी प्राचीन वस्तुओं को सामूहिक रूप से एक साथ वर्गीकृत कर दिया जाता था। उदाहरण के लिए डी और सी स्तर की पुरावस्तुएं नियमित क्षैतिजिक इकाई में खुदाई होने से कई बार बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी। 1944 में एएसआई के नए डायरेक्टर जनरल बनकर आए REM व्हीलर। उन्होंने इस समस्या को पहचान लिया कि अगर एक समान हॉरिजेंटल इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के ही स्तर विन्यास के हिसाब से खुदाई की जाए तो बेहतर रहेगा। अर्थात अब A लेवल या B, C अथवा D स्तर के हिसाब से ही खुदाई की जाए, ना कि एक समान क्षैतिजिक इकाई के आधार पर। कई नए स्थल भी खोज में आए, जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, और 1980 के दशक से हड़प्पा सभ्यता के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों जगहों पर भारतीय और विदेशी पुरातत्वविद मिलकर काम करते रहे हैं। वो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु की चीजें और पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने के लिए सबूतों का अध्ययन करने के साथ साथ उपलब्ध साक्ष्यों के हर छोटे से छोटे टुकड़े का विश्लेषण किया जाता है। पुरातत्वविदों के लिए नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए, जैसे कुछ पुरातत्वविद सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के ज्यादा इच्छुक रहते हैं। कुछ अन्य विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे छुपे कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। ये पुरातत्वविद इन पुरावस्तुओं का विश्लेषण करके उनकी उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मानचित्र में आप सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कुछ पुरास्थल जो पाकिस्तान में और कुछ भारत के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, बालाकोट, कोटदीजी पाकिस्तान में है, और भारत में राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, ये सब भारत में है। तो चलिए एक बार हम माइंड मैप के द्वारा इस पूरे अध्याय के अंदर हमने क्या क्या चर्चा की और क्या नई बातें हमने जानी। ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता में हमने जाना पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, जिसमें हमने संस्कृति का अर्थ जाना, इतिहास के स्रोत और इस सभ्यता के नामकरण के बारे में चर्चा की। दूसरा आता है आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता, और इसके अंदर जिस तरह के बर्तन यानी मृद भांडों का उपयोग हुआ, पशुपालन, कृषि और शिल्पकारी के बारे में हमने अध्ययन किया। तीसरा आता है निर्वाह के तरीके। इन निर्वाह के तरीकों में पुरा वनस्पतिज्ञों की, पुरा प्राणी विज्ञानियों की भूमिका पर हमने बात की और उस समय की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हमने
बात की। जो इस सभ्यता के मुख्य शहर हैं, उन प्रमुख शहरों में हड़प्पा था और मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर कैसे था, उसमें क्या क्या मिला? दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में हमने माल गोदाम और विशाल स्नानागार की चर्चा की, और निचला शहर किस तरह से एक नियोजित शहर था, जल निकास प्रणाली और उनकी गृह स्थापत्य पर हमने चर्चा की थी। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन हमने किया, जिसमें हमने शवाधानों का अध्ययन कैसे किया जाता है और विलासिता की वस्तुओं की खोज करके उनको उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है। शिल्प उत्पादन में विभिन्न पदार्थों से बने हुए जो मनके थे, आभूषण थे, उसके बारे में हमने जाना। और शिल्प उत्पादन के केंद्रों में चन्नूदड़ो, बालाकोट, नागेश्वर, लोथल के बारे में हमने जाना। उसी तरह से शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों में राजस्थान से जिस तरह से तांबा प्राप्त करते थे, दिलमुन जिसे आज हम बहरीन द्वीप के नाम से जानते हैं, मगान यानी ओमान, और मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापारिक संबंधों पर हमने चर्चा की। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि और बाट में मोहरें और मुद्रांकन, लिपि की विशेषता और बाट की विशेषताएं हमने जानी। इनकी प्राचीन सत्ता के बारे में हम इतिहासकारों के 3 मतों से रूबरू हुए। एक मत था कि कोई शासक नहीं, सब समान थे। दूसरा मत कहता है हर शहर के अलग अलग शासक थे। और तीसरा मत जो सबसे अधिक युक्ति युक्त था, वह था एक ही राज्य और एक ही शासक। सभ्यता के अंत के कारण हमने जाने, जिसमें बाढ़ आना, सूखा पड़ना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और भूमि के अत्यधिक उपयोग के साथ साथ सर जॉन मार्शल, आर.ई.एम. व्हीलर और जॉर्ज डेल्स के विचारों के बारे में हमने जाना। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या में खोजों के वर्गीकरण को पदार्थ के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर हमने चर्चा की। उसी के साथ साथ अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या में दूसरी समस्या, व्याख्या की समस्या, खासकर धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में हमने चर्चा की। और साथ ही साथ हमने चर्चा की ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे जाया जाता है। अंत में इस सभ्यता की खोज में कनिंघम का भ्रम, डी.आर. साहनी और आर.डी. बनर्जी के योगदान, साथ ही साथ सर जॉन मार्शल के योगदान और आर.ई.एम. व्हीलर के योगदान पर हमने चर्चा की। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियां पूरा होता है। जल्दी ही मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।